तो आज हम लोग जानेंगे वो टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आगे CGL, CHSL, MTS, SCPO ये सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, यानी सेंसस एक्ट जो है वो कब भारत में आया था इंडिपेंडेंस के बाद? आंसर 1948, 1948। 1945 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 3 साल बाद 1948 में हमारा सेंसस एक्ट आया। सेंसस के बारे में जान लेते हैं, पिछली क्लास में भी कुछ पढ़े थे हम लोग सेंसस के बारे में। क्या है हिस्ट्री, सबसे पहले सेंसस का हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या, सेंसस सबसे पहले जो सेंसस हुआ इंडिया में किसी स्टेट का पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले, वो ढाका में हुआ। कब हुआ? तो 1830 में ढाका, जो बांग्लादेश का एक शहर है, वहाँ हुआ। इसे करने वाले थे हेनरी वॉल्टर, और इन्हें ही फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। इंडियन सेंसस का फादर हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है। सबसे पहला ढाका में हुआ 1830 में। उसके बाद फिर इंडिया में जब बात किया जाए ये इसका सेंसस का, तो 2011 जो है अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है, 2011। ठीक है, और भारत में 1830 की जब पूरे इंडिया बेसिस पे अगर देखा जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंसस था, कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट कब हुआ? 1881 में हुआ, लॉर्ड रिपन ने 1881 में करवाया, कंप्लीट सेंसस करवाया, और ये कंटिन्यू होते रहा। ठीक है, लॉर्ड रिपन याद रहेगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भी अगर एज अ वायसराय पूछ ले तो 1880 से लेके 1884 तक, 1880 से लेके 1884 तक लॉर्ड ये रिपन का कार्यकाल था। उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे? जब रिपन ने ये करवाया उस टाइम सेंसस कमिश्नर WC प्लॉडेन। ठीक है, WC प्लॉडेन थे उस टाइम का सेंसस कमिश्नर। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले 1951 में हुआ, और 2011 लेटेस्ट है। 2011 लेटेस्ट अगर होल पूछा जाए पूरा अभी तक लेके, तो 2011 में जो है वो 15th सेंसस हुआ है। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंस के बाद पूछा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये 7th। ठीक है, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस है। अब एक थोड़ा सा 2011 की एक झांकी देख लेते हैं जल्दी से अगले स्लाइड में। 2011 का जो सेंसस हुआ वहाँ पे उसे कुछ इम्पोर्टेंट, तो रजिस्ट्रार जनरल उस टाइम क्या कौन थे? CM चंद्रमौली। रजिस्ट्रार जनरल थे। अभी कौन है, एट प्रेजेंट कौन है? तो MK नारायण। MK नारायण अभी के हैं। ठीक है, टोटल आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये उस टाइम का मोटो था। टोटल 35 स्टेट्स या यूटीज में मिलाकर, और डिस्ट्रिक्ट जो थे 640 डिस्ट्रिक्ट, ये पूछा जाता है 640 डिस्ट्रिक्ट, 35 स्टेट यूटीज मिलाकर। अब कुछ सेंसस के बारे में जान लेते हैं फिर इससे। उस टाइम का जो सेंसस में टोटल जनसंख्या जो थी सेंसस में, जनगणना में, वो टोटल जनसंख्या 1.21 बिलियन था। और अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा है, यानी 50 से कुछ ज़्यादा रहेंगे। 50 से ज़्यादा कितना? तो 51.54। और मेल थोड़ा कम रहेंगे 50 से, यानी 48.46। 51.54, 48.46, ये जनगणना का मेल और फीमेल का, ये मेल है और ये फीमेल। वहीं देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन कितना है? तो 17.5% ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन है। ऑल ओवर
ऑल ओवर वर्ल्ड 17.5% पॉपुलेशन हमारा है। अब एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर साल क्या ग्रोथ हुआ, हम लोग का जनसंख्या में कितना ग्रोथ हुआ, तो 1.64% एनुअल हर साल। और वहीं डिकेडल यानी कि हर 10 साल में जो ग्रोथ हम लोग का पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुआ वो 17.64% पिछले 2001 के मुकाबले हुआ। आगे देखते हैं सेंसस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर ले हम लोग, लिटरेसी रेट के बारे में जान लेते हैं। लिटरेसी रेट क्या रहा, तो टोटल लिटरेट कौन होते हैं, जो 7 साल से ऊपर पढ़ लिख सके, 22 लैंग्वेज में जो टोटल है वो लिटरेट बोले जाते हैं। तो टोटल लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार देखा जाए तो 74.04%। इसी को मेल और फीमेल में डिवाइड कर दीजिए, अगर मेल का कितना और फीमेल का कितना, तो मेल 82.14% और फीमेल 65.46%। वहीं जो कि जनसंख्या फीमेल का क्या था 48.46%, और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 60.46% और मेल का 82.14। ठीक है। अगर 2001 का देखा जाए तो 2001 में ही था 64% का समथिंग, 64 समथिंग था, 64.8 ऐसा करके था। तो 64.8 2001 में और 74.04 ये हो गया 2011 में। सबसे ज़्यादा लिटरेट सबसे ज़्यादा केरला में अगर स्टेट देखा जाए, यूटी देखा, स्टेट हो गया, यूटी हो गया और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेट केरला में और सबसे कम बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा केरला, सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा यूटी में लिटरेट लक्षद्वीप और सबसे कम दादरा एंड नगर हवेली, सबसे कम दादरा एंड नगर हवेली। डिस्ट्रिक्ट में सरचिप मिजोरम और अलीराजपुर मध्य प्रदेश। सरचिप जो कि मिजोरम का है और सबसे कम अलीराजपुर जो कि एमपी का है। इतना तक क्लियर हो गया। लिटरेसी रेट क्या होता है ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब अगर जनसंख्या का देखा जाए, शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या कितना है, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 66.1% है और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 59% है। 66.1 और 69% ये जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का। ग्रोथ रेट अगर देखा जाए, हिंदू का जो ग्रोथ रेट, हिंदू कितने ग्रो किए हैं, तो हिंदू का जो ग्रोथ रेट है वो 16.8% हिंदू का ग्रोथ रेट है। वहीं मुस्लिम का ग्रोथ रेट 24.6% मुस्लिम का ग्रोथ रेट है। टोटल अगर वर्कफोर्स देखें तो वर्कफोर्स में क्या है, मेल का पार्टिसिपेशन जो भी है 53.26, यानी कि लगभग आधे मेल के हैं, लेकिन फीमेल वही 1/4 आ जाता है, 25.5% फीमेल जो है इंगेज हैं। ठीक है, वर्क काम करने में मेल 53.26%, फीमेल 25.5%। माइग्रेशन में अगर देखा जाए तो माइग्रेशन में क्या है, तो ये नेपाल से जो माइग्रेट हुए हैं, अगर यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर में देखें अगर, तो नेपाल से माइग्रेशन का है 15.1%, 15.1% नेपाल से माइग्रेट किए हैं लोग। वहीं अगर 2011 सेंसस के अनुसार जो डिसेबल्ड पर्सन का जनसंख्या वो 2.21%, डिसेबल्ड पर्सन का जनसंख्या 2.21% है। डिसेबल्ड पर्सन का जनसंख्या जो अपाहिज लोग हैं उनकी जनसंख्या 2.21% है। अगला क्वेश्चन,
गुग्गा इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? गुग्गा जो है किस राज्य का फेमस डांस है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। कुछ फेमस डांस देख लेते हैं, हरियाणा का ही पहले सबसे पहले देख लेते हैं फेमस डांस। तो हरियाणा का खोरिया, हरियाणा का देखते हैं, खोरिया हो गया। ठीक है, धमाल, धमाल। यह एक होता है धमान, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। धमाल, हरियाणा के लोग धमाल मचाते हैं, वहीं धमान जो है वो हिमाचल का है, हिमाचल प्रदेश का धमान है, और हरियाणा के लोग धमाल मचाते हैं, तो धमाल। फाग, एक होता है फाग, लूर और सांग, ये सारे हरियाणा के हैं। खोरिया, धमाल, फाग, लूर, सांग, ये हरियाणा के हैं। ठीक है, और कौन सा और एक देख लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर में चलते हैं, अगर जम्मू कश्मीर का देखते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं, हमेशा पूछा जाता है। राउफ, जम्मू कश्मीर का भांड पाथेर, भांड पाथेर। धूमल, धूमल, यहाँ देखिए, धमाल हरियाणा का, धमान हिमाचल प्रदेश का, और धूमल जो है वो जम्मू कश्मीर का। एक खुद, और एक और याद कर लीजिए, खुद एक और है जम्मू कश्मीर का, हिक्कट। ठीक है, इतना काफ़ी है, जम्मू कश्मीर से पूछेगा तो इसी से पूछेगा डांस। एक और जगह खाली है तो एक और स्टेट ले लेते हैं। अब कौन सा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट, जैसे मणिपुर ले लेते हैं। मणिपुर का एक देख लेते हैं। मणिपुर का क्या है सबसे फेमस? थांगटा, ठीक है, लाई हरोबा, लाई हरोबा, पुंगचोलम, जगोई चोलम, जगोई चोलम। ठीक है, खम्बा तो भी एक नूपा डांस होता है, खम्बा। ठीक है, तो ये सारे डांस मणिपुर के हैं। गुग्गा डांस जो हमारे यहाँ पे दिखा, वो गुग्गा डांस कहाँ? हरियाणा का फेमस डांस है गुग्गा। तीसरा आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया? किस पीरियड में ऑस्ट्रिच पाया जाता था, पाया गया था? तो आंसर हो जाएगा पेलियोलिथिक। अब ये हिस्ट्री का चीज़ है, इसे हिस्ट्री में देख लेते हैं क्या है पेलियोलिथिक क्या है। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री को देखते हैं हम, हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एंशिएंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न। ठीक है, और तीसरा मॉडर्न। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट पढ़ेंगे। एंशिएंट में एक ऐसा जिसका रिटन एविडेंस मिला है, और एक ऐसा जिसका रिटन एविडेंस मिला ही नहीं है। तो नो रिटन एविडेंस, तो उसमें जो नो रिटन एविडेंस, जिसका एविडेंस मिला नहीं है, उसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले स्टोन, जो नॉर्मल सी बात है, पत्थर ही स्टार्टिंग में रहेगा, स्टोन एज। सेकंड है कॉपर एज, और थर्ड आ जाता है ब्रॉन्ज एज, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जानते हैं। ब्रॉन्ज एज को ही आईवीसी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टोन एज के भी 3 पार्ट आगे चल के आते हैं। स्टोन एज में सबसे पहला पेलियोलिथिक, सेकंड है मेसोलिथिक, और थर्ड है नियोलिथिक। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। यही पेलियोलिथिक जो है
आपका आंसर यहाँ पे कि ऑस्ट्रिच सबसे पहले पैलियोलिथिक में पाया गया था। टाइम पीरियड जान लेते हैं तो 5 लाख बीसी बिफोर क्रिस्ट, जो 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक ये पैलियोलिथिक है। फिर 10,000 यानी 10,000 से 7,000 वैसा कर सकते हैं, लेकिन एसएससी तो कभी पूछती है। मैं एक बार एसएससी पूछी मेसोलिथिक 12,000 से 10,000 तक आंसर था, तो वही मान के चलेंगे 12,000-10,000। ऐसे जनरली तो 7,000 तक होता है, तो टिल यानी 7,000 तक वैसे देख सकते हैं, 10 से 7,000। और नियोलिथिक 7,000 से लेकर 1,000 तक का जो पीरियड है बीसी, ये पीरियड जो है वो नियोलिथिक का कहलाता है। कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स भी हैं इन लोगों के, जो कहा पैलियोलिथिक में कौन से साइट में ज़्यादा एक्टिव काम हुआ, तो वो साइट जान लेते हैं थोड़ा। ये पी फॉर पैलियोलिथिक लिखूँगा, पी फॉर पैलियोलिथिक। इसके कुछ साइट जान लेते हैं कि कौन कौन से साइट थे पैलियोलिथिक में। तो स्वान वैली कहाँ? पंजाब में, ठीक है। बेलन वैली यूपी में। डिंडवाना राजस्थान में है। हुंसगी जो कि कर्नाटका में है। पहलगाम कश्मीर, पहलगाम कहाँ? कश्मीर। पटने महाराष्ट्र। यही पटने जो है, यहीं पे सबसे पहले ऑस्ट्रिच का एविडेंस मिला था, जो कि किस साइट में है? पैलियोलिथिक में है। यहीं पे भीमबेटका भी मिला, जिसका पेंटिंग फेमस है, जो एमपी में है। और सबसे पहले ये पेंटिंग इंडिया में कौन डिसाइफर किया था, खोजा था? तो एक नाम आता है वीएस वाकंकर करके, जो कि 1957 में सबसे पहले ये खोजे थे। भीमबेटका का जो पेंटिंग है वहाँ पे। वहीं पैलियोलिथिक के बाद अगर मेसोलिथिक देखा जाए, मेसोलिथिक संगनाकल्लू एक इसमें याद रखना है। यहाँ पे स्टोन का यूज, बहुत ही स्मॉल स्टोन का यूज होने लगा, मेसोलिथिक में। नियोलिथिक की बात किया जाए, संगनाकल्लू इसमें याद रखिएगा, कर्नाटक का है। लंगनाज मेहसाना गुजरात का, लंगनाज और मेहसाना ये दोनों गुजरात का है। लंगनाज मेहसाना गुजरात का है, जो कि मेसोलिथिक साइट है। नियोलिथिक में मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का है, चिरांद बिहार का है, संगनाकल्लू, पिकलिहाल, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं पूरा लिख रहा हूँ। पिकलिहाल, हल्लूर ये सारे कर्नाटक के हैं, ठीक है। वहीं बुडिहाल, उटनूर ये आंध्र प्रदेश में है। पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में है। बुडिहाल, उटनूर आंध्र प्रदेश में। गारो हिल्स ये भी इसमें आता है, नियोलिथिक साइट में आता है, मेघालय में। दौजली हेडिंग ये आसाम का है। कैटलह्यूक टर्की का। ठीक है। इस टाइम जो है नियोलिथिक के टाइम पे लोग अपना प्रॉपर्टी जमा करने लगे थे। खेती धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक साइट में। लोग उसके लिए, अब खेती जब स्टार्ट होगा तो अनाज रखने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए घड़ा, यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे घड़ा आया। घड़ा का जो कॉन्सेप्ट आया निकल के, वो नियोलिथिक साइट में ही आया। और यहाँ पे जो घड़ा का जो आकृति था, कॉर्ड इम्प्रेस्ड करके था, इस तरह का वहाँ पे ये रहता था, बना हुआ रहता था लाइनिंग टाइप का, जिसे कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी भी बोलते हैं। ये तो हो गया।
अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि स्टोन एज जो एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज तो हम लोग यहाँ पे पूरा देख लिए तीनों पार्ट। ये सबसे पहला देख लिए पेलियोलिथिक, सेकंड मेसोलिथिक और थर्ड नियोलिथिक देख लिए। उसके बाद जो सेकंड था कॉपर एज, जिसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। कॉपर एज में हम लोग जब आगे क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे, जैसे खेतरी माइंस था राजस्थान का, मलजखंड एमपी का, जहाँ पे कॉपर पाए जाते थे। वहीं इसमें भी कुछ जगह पाया गया है, जैसे अहर और गिलुंद या ज्ञानेश्वर राजस्थान में पाया गया है, जहाँ कॉपर की ये होती थी माइनिंग। जौहर में महाराष्ट्र में पाया गया है। तो ये सारे चीज़ कॉपर एज में चले हैं। यहाँ पे जो एक ब्यूरियल जो होता था, जो अस्थियाँ जैसे अभी कलश में अस्थि रखते हैं और उसके बाद जाके गंगा जी में प्रवाह करते हैं, तो उसी तरह का ब्यूरियल, अर्न ब्यूरियल जिसको बोलते हैं, इस टाइम में प्रैक्टिस किया जाता था। पॉटरी यहाँ पे जो आया, अब तो पॉटरी जब स्टार्ट हो गया यहाँ से नियोलिथिक से, तो पॉटरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पॉटरी का शेप है वो पॉटरी है ब्लैक एंड रेड ओवर है, और ऑकरे कलर्ड पॉटरी है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। ठीक है। ब्रॉन्ज एज का ज़्यादा तो कुछ बात नहीं करेंगे। अभी जो नेक्स्ट तीसरा है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाते हैं। तो हड़प्पा का बस इतना जान लेना है कि हड़प्पा फैला हुआ कहाँ कहाँ था। तो सबसे ऊपर में फैला हुआ था मांडा, जो कि मांडा किसके, चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। मांडा यहाँ पे जो है आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे नीचे दैमाबाद और इधर यहाँ पे सूतका गेंडोर। अगला क्वेश्चन चौथा है, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द बैटल ऑफ 10 किंग फाउट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। सबसे अर्ली वैदिक पीरियड में 10 किंग जो फाउट ये किया गया, दसराज युद्ध, किसके किनारे, पारुसनी नदी के किनारे, जो कि रावी नदी का एंशियंट नेम है। अस्किनी, चेनाब का, वितास्ता या व्यात और विपासा, ये सारे एंशियंट नेम है। ठीक है। ये विपासा व्यास का, परुष्णी रावी, अस्किनी चेनाब, और वितास्ता व्यात ये है झेलम का वितास्ता या व्यात नाम है। अगला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी इसमें तो बहुत कुछ हम लोग जान सकते थे। वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में कुछ देख ही लेते हैं पहले कि वैदिक पीरियड चलता कैसे है। वैदिक पीरियड को जो अभी हम लोग पीछे देखे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 1500 बीसी तक लगभग रहता है, 2500 से 1700 बीसी। और वहीं जो वैदिक पीरियड है ये आता है 1500 से लेकर 600 बीसी तक। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जो होता है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक रहता है, और लेटर वैदिक 1000 से लेकर 600 तक रहता है, 600 बीसी तक रहता है। वेद का मतलब नॉलेज, वेद का मतलब नॉलेज। ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि वेद का मतलब क्या है, नॉलेज। कितने 4 वेद टोटल हमारे यहाँ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदा के जो पार्ट्स हैं, वेद के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वेद को। सबसे पहले संहिता, सेकंड
सेकंड ब्राह्मस, थर्ड आरण्यक, और चौथा उपनिषद, और चौथा उपनिषद। ठीक है, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद को ही हम लोग वेदांत बोलते हैं। ठीक है, वेदांत, उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। एक वर्ड आता है टर्मिनोलॉजी इसमें का वेदांग। वेदांग को वेदांत से नहीं कंफ्यूज करना है। वेदांग जो है वो इस वेदा को समझने का टूल्स है, जो 6 टूल्स हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो वेदांग है। लेकिन वेदांत उपनिषद को बोला जाता है। सभी वेद के उपनिषद होते हैं जो चलिए उपनिषद भी देख ही लेते हैं। फिर जब यहाँ तक आ गए हैं तो उपनिषद भी देख लेते हैं। ऋग्वेद का, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेदा का क्या है, तो इसमें सबसे पहला ये फर्स्ट वेदा है। जो चारों वेद है उसमें सबसे पहला वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें टोटल 10 मंडल है, टोटल 10 मंडल है, 1028 हाइम्स है। अब जो हाइम्स बोलता है उसको होत्री बोलते हैं। उसके बाद फिर गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र क्या है, थर्ड मंडल में है। 9वां मंडल में, 9th मंडल में क्या है, लॉर्ड सोमा है, लॉर्ड सोम। और 10th मंडल में है, 10th मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त है। जैसे बोला जाता है पुरुष सूक्त जहाँ मुख से ब्रह्मा निकले, ये ब्राह्मण मुख से निकले हैं जिनके, आर्म से क्षत्रिय निकले हैं, आर्म से क्षत्रिय निकले हैं, और थाई यानी जांग से वैश्य निकले हैं, और जिनके फिट से शूद्र निकले हैं, यानी पैर से शूद्र। ऋग्वेद हो गया। सामवेद जो कि म्यूजिक का वेद है, म्यूजिक का वेद है। सामवेद के उपनिषद जो हैं ये छंदोग्य और केन उपनिषद। उपनिषद अगर देखा जाए, जो भी हम लोग पीछे देखें कि उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हम लोगों ने वेदा का देखा, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, अरण्यक मतलब जो बाहर जाके रहते हैं, जंगल में रहने हैं, और उपनिषद जिसको वेदांत भी बोलते हैं। तो यही उपनिषद जो है, सामवेद में 2 उपनिषद है, एक जो है छंदोग्य और दूसरा केन। छंदोग्य उपनिषद और दूसरा केना उपनिषद। छंदोग्य और केन सामवेद में 2 है उपनिषद। वहीं यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद के 2 पार्ट में शुक्ल और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ठीक है, जहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनके उपनिषद की बात की जाए तो बृहदरण्यका और कठ उपनिषद। उपनिषद की बात की जाए तो बृहदरण्यका और कठ उपनिषद, ये 2 उपनिषद हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद जहाँ जादू टोना होता है, जादू टोना सिखाया जाता है, अथर्ववेद कहलाता है। इनके उपनिषद अगर जानते हैं तो सबसे पहले उपनिषद अगर मुंडक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते लिए हैं, मुंडक उपनिषद है। उसके बाद महाउपनिषद, महाउपनिषद जहाँ वसुधैव कुटुंबकम लिए हैं, और एक मांडुक्य उपनिषद भी है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम, और एक मांडुक्य उपनिषद। तो ये वेद के बारे में हो गया। अगला है शिफ्टिंग ये एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में शिफ्टिंग कल्टीवेचर को कुमारी के नाम से जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेचर मतलब कि जो कुछ 1-2 साल तक रहे वहाँ पे सारे घास जो भी पेड़ पौधे हैं काट के वहाँ पे यूज कर लिए, उसके बाद फिर दूसरे जगह गए, दूसरे जगह फिर काट के रहने लगे, वहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर तीसरे जगह, ऐसा करके शिफ्टिंग कल्टीवेचर होता है, ये एग्रीकल्चर होता है। तो सबसे पहले कहाँ बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, किस नाम से, तो देखते हैं इंडिया में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ झूम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेचर को। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा।
छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं। राजस्थान वालतरे, झारखंड, झारखंड में कुरुआ। एमपी में तो ये दहिया बोलते हैं। राजस्थान वालतरे, ये डाबी, कोमन, ब्रिंगा ये बोलते हैं। उड़ीसा में बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट कुमारी हो ही गया। कुछ इंटरनेशनली देख लेते हैं, इंडिया के बाहर कहाँ क्या बोला जाता है। श्रीलंका चेना, श्रीलंका के लोग छेना खाते हैं ऐसा। मैक्सिको मिल्पा। इंडोनेशिया लडांग। वियतनाम रे। इंडोनेशिया लडांग हो गया। आगे आते हैं 6th नंबर। द रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार, BIHAR, बिहार को कितने पार्ट से डिवाइड करता है? तो 2 भाग में डिवाइड करता है। भारत को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में डिवाइड करता है। गंगा की बात आई है तो जरा गंगा के बारे में भी जान लेते हैं। इसका लेंथ क्या है? 2525, इतना किलोमीटर लेंथ है। ओरिजिन कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। कहाँ कहाँ होते हुए आती है? कानपुर में आती है, फिर प्रयागराज, वहाँ से वाराणसी और फिर पटना, ऐसे हुए तो आगे जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है झारखंड में जाने के बाद। जरा देख लेते हैं कि गंगा नदी बनती कैसे है। तो सबसे पहले अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा इधर से आते हैं, धौलीगंगा यहाँ आते हैं और दोनों विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। यहाँ अलकनंदा और यहाँ धौलीगंगा। अभी क्या है, आगे अलकनंदा ही चलते जाएगा। ये अलकनंदा है ना, अलकनंदा नदी ही आगे चलते जाएगा अपने नाम से। सबसे पहले विष्णुप्रयाग यानी विष्णु जी आए। अब विष्णु जी ने क्या, नंद का रूप धारण किया, नंद जी का, कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विष्णु, अब नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नदी यहाँ पे कौन सा मिलेगी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आके जो मिली, तो इस कॉन्फ्लुएंस को यहाँ पे इसको बोलेंगे नंद प्रयाग। यहाँ विष्णु प्रयाग बोलें क्योंकि धौलीगंगा और अलकनंदा के मिल रही थी, तो इस जगह को विष्णु प्रयाग बोलेंगे। अब नंद बन गए, नंद जी बन गए, तो सबसे पहले कान में कुछ बालिश धारण करेंगे, तो यहाँ पे होगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये नदी कर्ण प्रयाग हो गई, जो कि पिंडार रिवर है। उसके बाद फिर मंदाकिनी आएगी, मंदाकिनी रिवर, इस जगह को कहेंगे रुद्रप्रयाग। और लास्टली जो भागीरथी रिवर आएगी, भागीरथी रिवर आएगी, इस जगह को कहेंगे देवप्रयाग। और आगे जाके फिर नदी है अब अलकनंदा से गंगा बन जाएगी और गंगा आगे निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। गंगा के कुछ देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में। तो लेफ्ट सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अगर गंगा इधर से निकली है यहाँ से ऐसे, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि यमुना भी लगभग यहाँ से निकलती है और आगे जाके गंगा कैसे मिलेगी। तो यमुना हो गई एक लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यमुना के भी ट्रिब्यूटरी कुछ हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, CSK, चंबल, सिंध, ठीक है, सिंध, बेतवा और केन।
ऐसे याद कर सकते हैं, चंबल सी, सिंध एस और के, सी एस के, चेन्नई सुपर किंग्स। बीच में एक बेतवा आ गया, चंबल सिंध बेतवा केन। वहीं चंबल के भी अगर ट्रिब्यूटरीज आप लोग देखना चाहो, एक टोन्स भी है यहाँ, टोन्स भी यमुना का। चंबल का भी ट्रिब्यूटरीज है, बानस है, बानस है, काली सिंध है, पार्वती है, सिपरा, काली सिंध, पार्वती, सिपरा, ऐसा करके चंबल के भी काले, बानस, काली सिंध, पार्वती, सिपरा, और ये खुद चंबल जो है यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले रामगंगा आती है, रामगंगा, घाघरा, ठीक है, जो फुलहर लेक से निकलती, ये घाघरा नहीं, घाघरा तो फुलहर लेक से, गोमती आती है पहले, गोमती जो कि फुलहर लेक से निकलती है। उसके बाद घाघरा आएगी, जिसके ट्रिब्यूटरीज शारदा, तिला, सेती, वेरी, शारदा, तिला, सेती, वेरी, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इसके। घाघरा के बाद गंडक आएगी, और गंडक के बाद फिर कोसी आएगी, ये यहाँ गंडक, और इसके बाद कोसी आएगा, जिसे सौरव बिहार भी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में इंडिया को मिले थे? टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, जो कि घट के फिर कितने हो गए लास्ट में? 6 हो गए थे। एक हट गया था फंडामेंटल राइट, और घट के टोटल 6 हो गया। फंडामेंटल राइट के बारे में ज़रा ब्रीफ एक जान लेते हैं। 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। लिए हैं कहाँ से? यूएस, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और फंडामेंटल राइट जब इमरजेंसी लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत है, वहीं की 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 बार लगा है नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी हमेशा लगते रहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है। स्टेट इमरजेंसी ये पार्लियामेंट से अप्रूव करने के 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होता है। यहीं की ये नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होता है, और हर 6 महीने पे ये कर बढ़ाते, हर 6 महीने पे अप्रूव करवा के इनफाइनाइट काल तक बढ़ा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी ये 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव करना होता है, सिंपल मेजोरिटी से, ये स्पेशल मेजोरिटी से करवाना होता है नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी सिंपल मेजोरिटी से 2 महीना के अंदर करवा सकते हैं, और ये हर 6 महीना पे करवाना होता है, और टोटल मैक्सिमम 3 साल तक ही इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगा नहीं है कभी। तो हम लोग थे फंडामेंटल राइट पे। टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी 6 हो गए हैं। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है। 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन है? तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। वहीं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 और 30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 32, जो कि रिट दिया हुआ है इसके अंदर। वहीं 7वां जो है अभी जो हटा, वो कैसे हटा? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, और इसके थ्रू जो है वो हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, और ये आर्टिकल 300A में रखा गया, जो कि पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 300A। अब ये लीगल राइट हो गया, पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये लीगल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या हो गए थे?
प्रेसिडेंट चुने गए थे, क्योंकि ये संविधान बनाने के लिए असेंबली बनी थी और इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट हुए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन टेम्पोररी सबसे पहले आए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी बनाए गए थे, बाद में परमानेंट बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। वहीं एंथम, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था और नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? BN राव थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किए थे वो टोटल 284 थे टोटल नंबर, जिसमें 15 फीमेल थी। 284 लोग साइन किए थे, उसमें 15 लोग फीमेल थी कॉन्स्टिट्यूशन पे। कैलीग्राफी किसने किया? तो अभी आगे जगह है क्या? हाँ है जगह। यानी लिखा किसने? इंग्लिश में जो लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा इंग्लिश में। वहीं हिंदी में कौन लिखा? हिंदी में लिखे हैं वसंत कृष्णन वैद्य, ये हिंदी में लिखे हैं। नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज, यानी NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं? तो इक्वल टू नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक शॉर्ट ब्रीफ देखते हैं। सबसे पहले क्या GDP, आप लोग नाम तो सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP क्या होता है? बस एक ब्रीफ में बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी। सबसे पहले देखिए GDP क्या होता है। 3 टर्म आता है, GDP, GNP, ठीक है, NDP और NNP। ये 4 टर्म है, यही 4 टर्म समझना है। उसके बाद एक आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए GDP क्या होता है। तो अगर ये भारत है, ठीक है, ये कोई भी कंट्री है, सपोज भारत ही, तो इसके अंदर जितने भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो विदेशी कर रहा हो चाहे इंडियन कर रहा हो, तो जो भी फाइनल गुड पे जितना भी कॉस्ट है वो टोटल GDP में काउंट होगा। टोटल GDP वही होता है भारत के अंदर सिर्फ, चाहे वो विदेशी हो चाहे फिर इंडियन हो। GNP किसे कहते हैं? अब नेट GDP से सबसे पहले NDP अगर आते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर GNP आते हैं, ये GDP से GNP। तो GNP क्या कहेंगे? ग्रॉस ही है अभी तक। देखिए यहाँ पे एक टर्म देखिएगा, ग्रॉस, अभी तक ग्रॉस ही है, तो ग्रॉस किसे कहेंगे? अब जो है ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन बाहर में भी काम कर रहे हो, दूसरे स्टेट में भी, दूसरे कंट्री में भी काम कर रहे हो, और दूसरे कंट्री के लोग इंडिया में आके काम कर रहे हो। तो टोटल कितने ऐसे हैं, सपोज कि इंडिया में भारतीय के अलावा विदेशी लोग जो हैं, विदेशी लोग टोटल 50 रुपया कमा रहे हैं और इंडियन टोटल 100 रुपया यहाँ पे है। टोटल इंडियन भारत के लोग 100 रुपया ओरिजिनल कमा रहे हैं, विदेशी यहाँ 50 रुपया दूसरे देश से आके। वहीं इंडिया के लोग बाहर जाके टोटल कंट्री, ऐसा नहीं किसी एक कंट्री, टोटल कंट्री मिला के, अगर सपोज इंडिया के लोग 75 रुपया कमा रहे हैं या 70 रुपया कमा रहे हैं बाहर जाके, तब देखिए बाहर वाले अंदर आके 50 रुपया कमा रहे हैं और इंडिया वाले बाहर जाके 70 रुपया कमा रहे हैं। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक से अगर नेशनल बना देना है, यानी टोटल नेशनल के जो लोग हैं, अभी तो डोमेस्टिक में था घर में कितने हैं, लेकिन अब नेशनल के लोग, अभी ग्रॉस ही है मतलब पूरा, लेकिन अब सिर्फ नेशनल के लोग, तो GDP यानी कि टोटल घर वाले लोग थे, घर वाले में से माइनस करेंगे बाहर वाले लोग के और प्लस करेंगे अपने घर वाले लोग जो बाहर कमा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि नेट फैक्टर इनकम ये कभी कम हो, ये ज़्यादा हो तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो ये कम हो तो प्लस में रहेगा। तो समझ में आ गया। ग्रॉस को अगर नेट में बनाना हो, नेशनल बनाना हो, जीडीपी से जीएनपी, अब जीएनपी से एनएनपी करना हो, ग्रॉस से अगर नेट, जीडीपी से जीएनपी करना हो, ये जीडीपी है, जीएनपी हो गया। अब जीडीपी से एनडीपी करना हो, नेट डोमेस्टिक अभी है, मतलब घर के अंदर वाला ही है लेकिन डोमेस्टिक है, अब नेट करना है उसको। तो जीडीपी में अगर हम लोग एनडीपी का फॉर्मूला हो गया कि जीडीपी में अगर हम लोग डिप्रेसिएशन घटा दें, यानी कि सपोज कोई मोबाइल लिया 10,000 का, 2 साल बाद उसका कीमत 2,000 डाउन हो गया, 8,000 में बिकेगा, तो वो 2,000 घटा देना है। तो जो डिप्रेसिएशन हुआ किसी का काम में, किसी चीज़, किसी भी सामान में, उसको घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा कि अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। तो जीडीपी में से जितना भी डिप्रेसिएशन, जिस भी सामान का दाम कम हुआ है, दाम घटा है, यूज करने से दाम कम ही होगा किसी चीज़ का, तो वो डिप्रेसिएशन घटाएंगे जीडीपी में से, तो हो जाएगा जीडीपी से जीएनपी। ठीक है। और जीएनपी से अगर एनएनपी करना हो, ग्रॉस से नेट में जाना हो, अभी ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गया था, ग्रॉस जीएनपी से अगर एनएनपी में जाना हो तो जीएनपी में क्या घटा देंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे। अगर एनएनपी बनाना हो तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे, यानी ग्रॉस से नेट बनाना हो तो डिप्रिसिएशन घटाएंगे, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो क्या घटाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ऐसा एक होता है मार्केट प्राइस पे, एक फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये सारे मार्केट प्राइस। ठीक है। अगर फैक्टर कॉस्ट देखना हो कि फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो जिस टाइम कोई सामान बना, ठीक है, उस टाइम 10 रुपया था, लेकिन मार्केट में आने का उसका सामान 20 रुपया हो गया, यानी 10 रुपया का उस पर कुछ तो बढ़ाया घटा टैक्स लगा होगा। तो अगर यही जीडीपी, अगर जीडीपी एट अभी मार्केट प्राइस पे हम लोग देखें, लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट पे अगर देखें जीडीपी हम लोग, तो फैक्टर कॉस्ट पे देखने से कैसे होगा कि टोटल जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, और अब जो इसमें टैक्स जुटा है उसको माइनस करेंगे, जो टैक्स जुटा है उसको माइनस करेंगे, और जो सब्सिडी के कारण हम लोग को छूट मिला, जैसे सपोज 10 रुपये का सामान, पेपर जैसे मात्र 5 रुपया और 7 रुपया मिलता है, तो सरकार उस पर पैसा देकर छूट दे रही है, तो उस पैसे को हम लोग जोड़ देंगे, तब जाके टोटल फैक्टर कॉस्ट इसका आ जाएगा। अगला है हु वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल ने जीता 2025 का। कुछ जल्दी से देख लेते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है, बेस्ट पिक्चर अनोरा, डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर कौन, सीन बेकर, बेस्ट एक्टर एंड एड्रिन ब्रॉडी, और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं बाफ्टा के बारे में, जो 78th है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। बाफ्टा में एक्टर और एक्ट्रेस दोनों सेम हो जाएंगे, एंड्री ब्रॉडी, माइकी मेडिसन। यहाँ पे पिक्चर जो होगा, जो फिल्म होगा वो कॉन्क्लेव होगा, और डायरेक्टर जो होंगे वो ब्रैडी कैरबेट होंगे। आगे है, हाँ एक और देख लेते हैं स्लाइड में, पद्मा अवार्ड। टोटल कितने पद्म अवार्ड में मिले, 139 पद्म अवार्ड में मिले, जिसमें पद्म भूषण विभूषण पहले देख लेते हैं। पद्म विभूषण कितने मिले, 7 मिले। वहीं पद्म भूषण कितने मिले, 19 मिले। और पद्म श्री कितने मिले, 113। ये टोटल 139 पद्म अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन।
पद्म भूषण देख लेते हैं किन्हें किन्हें मिला 7 लोगों को। तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी को मिला। जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर हो गया। कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया हो गया। एल सुब्रमण्यम, डी नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदिनी लखिया, एन सुब्रमण्यम, 4 हो गया। पाँचवा है ओसामा सुजुकी, 5 हो गया। 2 और है कोई, वासुदेवन नायर, एक है 6ठा। और एक 7th है, 7th एक है और किसी को मिला है। नागेश्वर रेड्डी हो गए, जगदीश सिंह खेहर हो गए, कुमुदिनी लखिया हो गए, सुब्रमण्यम हो गए, ओसामा सुजुकी, वासुदेवन नायर। 7वां एक और मिला है, हाँ, बिहार की शारदा सिन्हा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेके आगे अगले टॉप 10 क्वेश्चन, और वहाँ पे फिर से जानेंगे, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ जानेंगे। थैंक यू।